पिछले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हुआ था और आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर होगा द सॉलिड स्टेट। पिछला दिन भी बोले थे, आज फिर बोल देते हैं कि शुरुआत में 3-4 दिन ये चैप्टर बहुत इजी और थोड़ा बोरिंग फील करवाएगा आपको, लेकिन उसके बाद ये टॉपिक सडनली से बहुत हार्ड हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा समझ है इसमें। और ऐसी समझ है जो जल्दी दिमाग में अटता नहीं है। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे उसको समझाना है और आपको कैसे समझना है। आप सिर्फ कंसंट्रेट रहेंगे बोर्ड पर, क्लास रेगुलर रहेंगे, तो ऐसा एक भी बात नहीं होगा इस चैप्टर का जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इन सब बातों को हटाइए कि क्या है नहीं है। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे आप। यह है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। यह है यूनिट 1। चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। इसमें जो सबसे पहला बात है इस चैप्टर का वो ये कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस का एक जो प्रॉपर्टी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वह यह कि सॉलिड का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है दोनों फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। आप जिस बर्तन में किसी लिक्विड को रखते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। और ये जो गैस होता है ये, इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ना शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। जिस बर्तन में रखोगे उसका शेप ले लेगा, जिस बर्तन में रखोगे उसका वॉल्यूम ले लेगा। टोटल वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करता है वो टोटल वही कंसीडर किया जाता है। तो यह एक प्रॉपर्टी, छोटा मोटा प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड गैस का, एक मोटा मोटी बात जो पहले से आप जानते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। एक और बात है जो आप पहले से जानते हैं सॉलिड सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में, वह भी थोड़ा बोल लें, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखो, सॉलिड के मॉल इस चैप्टर में ना एक वर्ड आपको काफी ज्यादा बार सुनने के लिए मिलेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। थोड़ा इसको समझ लीजिए क्योंकि वो नहीं समझेंगे तो फिर बाद में समझने में परेशानी हो। देखो, किसी भी सब्सटेंस को आप लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम आयरन रॉड लेते हैं। ये आयरन का रॉड है। तो आयरन का रॉड है तो इस रॉड का निर्माण किसी ना किसी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा। तो आयरन का रॉड है तो इसमें कौन चीज होगा, किस चीज से ये बना होगा? आयरन के एटम से। तो आयरन का एटम एटम किस शेप में होता है? स्फेरिकल होता है। तो इसमें आयरन का एक एटम होगा, आयरन का दूसरा एटम, आयरन का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, करोड़ों अरबों एटम जब आपस में एसोसिएट होगा तो आयरन के एक छोटे से रॉड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये जो स्फेरिकल शेप में, सॉरी, स्फेरिकल शेप में जो हम यहाँ दिखा रहे हैं वह एक्चुअल में क्या है? यह क्या है? यह है Fe का एटम। तो किसी बड़े बड़े सॉलिड का निर्माण जिस छोटे छोटे पार्टिकल से होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट। एक मिनट हम बात करते हैं। सुनिए, तो किसी भी सॉलिड या किसी भी सब्सटेंस का निर्माण जिस छोटे छोटे पार्टिकल से होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे यदि हम आइस की बात करें, आइस का हम एक टुकड़ा ले लें। आइस क्या है? वाटर का ही सॉलिड स्टेट। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो यदि यहां पर आपसे कोई पूछेगा
कि बताइए आइस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, तो हम कहेंगे कि आइस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाटर का मॉलिक्यूल है। और वाटर मॉलिक्यूल मतलब कौन चीज, H2O मॉलिक्यूल। यानी इसका जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा, छोटा छोटा पार्टिकल होगा, वो H2O मॉलिक्यूल होगा। तो किसी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड हो सकता है, किसी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकता है, किसी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं। देखिए कैसे, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो आप नमक देखते हैं, नमक का यदि हम एक दाना ले लें तो नमक के एक दाना में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल रहता है NaCl का। और NaCl क्या है, Na प्लस और Cl माइनस, ये क्या है केटायन और ये क्या है एनायन। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल या सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो छोटा छोटा पार्टिकल है, वो केटायन और एनायन है। तो हम कह सकते हैं कि NaCl का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वह आयन है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कभी एटम हो सकते हैं, कभी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और कभी आयंस भी हो सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक मोटा मोटी मतलब यह है, वह छोटा से छोटा पार्टिकल जिसके रिपीट होने पर किसी एक बड़े सब्सटेंस का निर्माण हुआ है, चाहे वह सब्सटेंस सॉलिड हो, चाहे वह सब्सटेंस लिक्विड हो, चाहे वह सब्सटेंस गैस हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। क्या आप समझे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब? एक और चीज, इस चैप्टर में हम क्रिस्टल बोलेंगे बार बार, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का मतलब सॉलिड होता है। सॉलिड कहें या क्रिस्टल कहें, ये दोनों आपस में सेम चीज है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अभी शुरू में ये कौन सी पर आया था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? हाँ ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड और गैस में हम पहला बात ये देखें कि एक में पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। कुछ इसी पर ना बात हो रही थी, अभी शुरू में कुछ एक बात समझाए थे ना जी, चलो फिर से बता देते हैं। सॉलिड में आपको बताया गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफी अलग अलग होते हैं, सॉलिड में नहीं, गैस में। लिक्विड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़े से सटे सटे से होते हैं, और सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सब आपस में काफी ज्यादा क्लोज होता है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें जो थर्मल एनर्जी होगी वो कम होगी, लिक्विड में उससे ज्यादा होगी और गैस में सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि थर्मल एनर्जी मतलब उसका अंदर का जो अपना हीट वाला एनर्जी है, वो जितना ज्यादा होगा उसमें गति उतनी ही ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होगा, गैस में। उससे कम मूवमेंट किस में होगा, लिक्विड में। और सबसे कम मूवमेंट किस में होगा, सॉलिड में। और यदि आप थर्मल एनर्जी ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप एक तरफ गैस लेते हैं, एक तरफ लिक्विड लेते हैं, और एक तरफ सॉलिड लेते हैं। अब आप क्या कीजिए, सबको एक तरफ से गर्म करना शुरू कर दीजिए। सबको गर्म कीजिएगा तो क्या लगता है कि ये पार्टिकल अस्थिर से ऐसे ही स्थिर बैठा हुआ रहेगा? इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट काफ़ी तेज हो जाएगा, इसमें मूवमेंट इसमें भी तेज हो जाएगा। लेकिन ये सॉलिड है, इसमें सॉलिड में तो पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट होता ही नहीं है। सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स बस अपने जगह पर ही थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस कोना वाला जो एटम है वो उस कोना में चला गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप एक गिलास पानी लेते हैं तो ऊपर वाला कण कभी नीचे आ सकता है, नीचे वाला ऊपर जा सकता है। अब यदि हम ऐसा सोचें कि ये बेंच यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर इस पर प्लाई दिया हुआ है, प्लाई कार्बन से बना हुआ होगा, लकड़ी है तो कार्बन ही होगा। अब हम ये सोचें कि रात भर में उधर से कार्बन का कण उठ के उधर उस कोना में चला गया, ऐसे में तो पता चलेगा कि नंबर के गेट के बाहर भी भाग जाएगा। नहीं जी, गेट के बाहर तो एटम तो जा ही सकता है ना। तो ऐसा होता नहीं है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल्स गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट वाला पार्टिकल्स में होता है। उससे कम होता है लिक्विड स्टेट में, और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है कहाँ, सॉलिड स्टेट में। तो ये मोटा मोटी प्रॉपर्टी है सॉलिड सॉलिड लिक्विड और गैस का, जो आप पहले से जानते हैं, ये कोई नया बात आपके लिए नहीं है। तो हमने इस चैप्टर में जो सबसे पहला लाइन बोला वो ये कि सॉलिड कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब आप इस तीनों स्टेट पर कुछ बात समझें, अब आगे जानिए। गैस को आप गैसियस स्टेट 11th में पढ़े, जिसमें आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे। लिक्विड स्टेट, इसको अब जस्ट अभी आप खत्म किए हैं, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे ना आप, बताइए उसमें टोटली लिक्विड का ही ना बात हुआ था, कभी उसके बॉइलिंग पॉइंट का, कभी फ्रीजिंग पॉइंट का, कभी ऑस्मोटिक प्रेशर का, कभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, कभी पार्शियल प्रेशर का,
कभी टोटल प्रेशर का, बहुत तरह की बातें हुई। जो जो भी पढ़े वो लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन चैप्टर था। तो बच कौन सा स्टेट गया? सॉलिड स्टेट। इसी को अब हम शुरू करें। उस चैप्टर की शुरुआत होती है अब। लिखना शुरू कीजिए। तो इस चैप्टर में जितना लिखने वाला बात होगा वो सब पीडीएफ से हम लोग करेंगे, और जितना समझने वाला बात होगा, समझाने में इसमें बहुत सारा चीज़ों का जरूरत पड़ता है, तो वो हम अलग से करेंगे। चलिए लिखना शुरू कीजिए। तो सॉलिड कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। नंबर 1, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप उसको इग्नोर कीजिए। चैप्टर का नाम लिख चुके हैं आप? एरो दीजिए और लिखिए। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस के बारे में हमने पढ़ा गैसियस स्टेट में। लिक्विड के बारे में हमने पढ़ा 12th सॉल्यूशन चैप्टर में। और अब हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले अब अगला हेडिंग आपका होगा सॉलिड। इसका डेफिनेशन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सॉलिड के बारे में आप जो जो डेफिनेशन पहले से जानते हैं वो ये है कि सब्सटेंस विच हैज फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, या डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? A substance is said to be solid if its melting point is above the room temperature at 1 atm प्रेशर। इसका क्या मतलब है पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं। पहले इसको लिखिए। तो यहाँ पर मेल्टिंग का स्पेलिंग थोड़ा एरर था, MEL होगा, यहाँ डबल टी लिखा गया था। सॉलिड हेडिंग डालिए और उसको डिफाइन कीजिए। कुछ नया देखा क्लास में? क्या दिख रहा है? इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और हो सकता है कि तुम्हारे लिए हो भी। ये एक्चुअल में है 8 से 9 बजे वाले के लिए। 8 से 9 बजे वाला जितना भी बैच है ना, पढ़ाने में एकदम बहुत परेशान कर दिया है। इतना परेशान कर दिया है कि आज तक के रिकॉर्ड में 9 साल से हम यहाँ बेगूसराय में काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हम किसी भी बैच से नहीं हुए थे। बस अब समझिए कि किस लेवल का परेशान किया है। अच्छा जानते हो, लात मार बात इस सब का कोई असर नहीं पड़ता है उस पर। पिछला दिन क्या किए, 8 से 9 पढ़ाए, और अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात सॉलिड स्टेट के रिगार्डिंग जो आप लोग को बोले थे वही उसको भी बोल रहे थे। हल्ला करना शुरू कर दिया, शुरू हो गया, वो चुप हो ही नहीं रहा है। 4-5 बार बोले रहे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप नहीं हुआ। अंत में गेट लगा दी और 9 से 10 पूरा बैठा दी। बोले 9 से 10 बैठ के अब 1 घंटा हल्ला करो। अब इस 1 घंटा में पढ़ाई नहीं होगा, अब हल्ला करो। और पता है तुमको आश्चर्य की बात जानोगे, उसको जब बोले ना कि हल्ला करो, तो वो हल्ला किया। 1 घंटा तक हल्ला किया। और 1 घंटा तक हल्ला किया, इसमें कोई गिदर का आवाज निकाल रहा है, कोई कुत्ता का आवाज निकाल रहा है। मतलब ये सच्चाई हम बता रहे हैं। आप पूछिएगा, कोई आपसे भेंट आए तो पूछिएगा कि इस सब तरह का आवाज निकाला। तो शुरू में हम कुछ नहीं बोले, सोचे लास्ट में 5 मिनट बोलेंगे। पहले खूब हल्ला करने दिए, खूब हल्ला किया। और हल्ला करने के बाद बोले कि तुम लोग सोचो कि कितना बदतमीज आदमी हो। जब हल्ला करने के लिए बोला गया तो तुम लोग सामूहिक तौर पर हल्ला करने लगे। पनिशमेंट के रूप में उसको हल्ला करने के लिए दिया गया, तो सामूहिक तौर पर हल्ला करना स्टार्ट किया। ये नहीं कि सामूहिक रूप से बोले कि सर ठीक है अगला दिन से नहीं करेंगे। यदि सब मिल के बोलता तो शायद छोड़ देते।
1 घंटा हर जगह कोचिंग जहाँ था सबका सब ब्रेक हो गया। उसमें बच्चा भी बहुत ज़्यादा है, 300 प्लस था, सब बैठा हुआ रहा, गेट लगा हुआ रहा, यही पर आते रहा। और लास्ट में यही बता दिए कि सब अपना अपना नेचर तो दिखा देता है। अब जो जैसे मान लो कि थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ लोगों के साथ जेनेटिकल छेड़छाड़ हो जाता है, कुत्ता और गिदर वाला लक्षण आ जाता है। लेकिन लेकिन अब देखो ये भाषा, ये बात वो समझे तब ना कि हम उसको क्या बोले। उसको समझ में ही नहीं आया, बोलो हाँ सर ऐसा ही हुआ होगा। बताइए, बताइए माथा का कितना डल है, समझ में नहीं आता है। अब बताइए रोज का रोज हम बेहियात बात नहीं क्लास में बोल सकते हैं, हमारी अपनी एक मर्यादा है जिसमें रहकर हमको गाली भी देना होता है। अब सोचे हुए हैं यही कि ये दूगो लाठी कल देवघर से लाए हैं। पता है, लाठी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं थोड़ा देख लीजिए, इस टाइप का है दूगो, इधर एकदम कॉपर का लगा हुआ है, बेंत है ये टूटेगा नहीं। इसका प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया क्या होता है, यहाँ पर जितना आदमी को मार लगता है ना उसका, उसके शरीर पर टूट जाता है लाठी। और जब टूटता है तो एक आध गो नहीं टूटता है, टूटता है तो 5-7 गो टूटता है। इसका प्रॉपर्टी बढ़िया है कि ये टूटेगा नहीं। और जब टूटेगा नहीं तो समझ लो कि वो आदतें भूल जाएगा, जिंदगी में दोबारा कभी नौटंकी नहीं। हाँ, तो इसीलिए ये लाठी लिया गया है। और आप सभी लोग, लड़की लोग खास करके, आप लोग डरिए नहीं, ये बस ऐसे देख सकते हैं यहाँ आके, कुछ है नहीं है। एक वो है 147 और ये है 156। खैर आप लोग इसको देख के परेशान मत होइए, ये बस ऐसे ही है। आपको इसकी जरूरत है नहीं है, क्योंकि आप लोग भी मिला जुला के ठीके हैं। और जिस दिन गड़बड़ाइएगा उस दिन देख लेंगे। चलिए अब सुनिए इधर, अब शांत हो जाइए। यहाँ पर सॉलिड के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज एबव द रूम टेम्परेचर एट 180 एम्परेचर। आप एक बात बताइए कि आयरन का हम एक रॉड लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से सब लोग। अब आयरन का हम एक रॉड लेते हैं, यहाँ प्रैक्टिकली मान लीजिए कि हमने एक रॉड हाथ में रखा, मान लीजिए कि ये आयरन का रॉड है। ये किस स्टेट में भी है? सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ये क्यों है, यदि हम इस बात पर बात करें तो सॉलिड स्टेट में यह इसलिए है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यह 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर पर 25 डिग्री सी से ज़्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1530 या 38 डिग्री सी। बताइए 1538 डिग्री सी पर जाके ये मेल्ट करेगा, और अभी यहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है कितना, रूम टेम्परेचर हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, 25 डिग्री सी करते हैं। तो अब सोचिए कि इसी का यदि मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री सी होता तब क्या होता। 20 डिग्री सी होता तो ये गल जाता, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सी यानी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, इसीलिए ये नहीं गल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी हम लिक्विड सब्सटेंस देखते हैं, इस सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है यह 25 डिग्री सी से कम है। जैसे वाटर कितना है, 0 डिग्री सी। अब वो 0 डिग्री सी पर ही पिघल जाएगा, और यहाँ का टेम्परेचर भी है कितना, 25 डिग्री सी मान लीजिए। बताइए वो 0 डिग्री सी पर ही पिघल जाएगा तो 25 डिग्री सी पर भी तो पिघले हुए अवस्था में रहेगा। अच्छा यही, अब यदि हम ये सोचे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सी होता तो पानी फिर आपको लिक्विड स्टेट में भी नजर नहीं आता, वो किस स्टेट में चला जाता है, गैसियस स्टेट में। क्योंकि हमने कहा कि मान लीजिए कि पानी का 20 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो उड़ जाता है ना 20 डिग्री सी पर। तो ये बात आप याद कीजिए, पिछला जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने आपको समझाया था कि कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में रहेगा वो उसके इंटरनल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर यदि उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। उसका टेम्परेचर यदि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो वो किस स्टेट में रहेगा, गैस स्टेट में रहेगा। और यदि किसी लिक्विड का यदि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से अधिक हो और बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो वो किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में कब रहेगा, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तभी वो सॉलिड के रूप में सर्वाइव कर पाएगा, ऐसे ही वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आई उस डेफिनेशन का क्या मतलब है? क्या इसको आप लिख चुके हैं? अब देखिए इसका वो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है जो आप पहले से जानते हैं, और करके आप इसको भी जरूर लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। ये बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि सॉलिड का जो शेप होता है और
वॉल्यूम होता है, दोनों का दोनों डेफिनेट होता है। इस तरह के ग्रीन कलर में जो भी बैकग्राउंड होगा वो सब एग्जाम्पल है जो आपको हमेशा उतारना होगा, और हम प्रॉपर गाइड करते रहेंगे। जहाँ किसी भी तरह का दिक्कत हो उतारने में, समझने में, बोलिएगा। यह है NaCl सोडियम क्लोराइड, यह है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, SiO2, ये बालू, इसी को आप कहते हैं ग्लास, शीशा टाइप का चीज होता है। अब इसके आगे भी एक पॉइंट इसी के मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग या बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, और ये बात भी आप पहले से जानते हैं, जानते ही नहीं है बल्कि आप समझे हुए भी हैं, बस एक बार उसको याद दिलाने की जरूरत है। देखिए लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर ओवर द सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निर्भर करता है इस बात पर कि वहां का एक्सटर्नल प्रेशर या उसके ऊपर कितना एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। आप याद कीजिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता था, लेकिन हमने आपको कहा था कि यह बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्या सही है बताइए तो? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर पर 100 डिग्री सी होता है, ये सही बात है। इसलिए क्योंकि आपको बताया गया था कि आप किसी हिल स्टेशन पे जाके आप पानी को बॉईल कीजिए, हो सकता है वो 90 डिग्री सी पर बॉईल कर जाए, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया है। और यदि आप धरती के नीचे जाके मान लीजिए कि आप कहीं उसको बॉईल करते हैं, तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो यही बात तो लिखा हुआ है कि ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो निर्भर करता है उस पर लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर पर। देखिए, अब किसी बर्तन में मान लो कि लिक्विड बंद है और आप चाह रहे हैं कि आप उसको गैस में कन्वर्ट कर दें, और ऊपर से आप प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर ऊपर से बढ़ाएंगे तो कहाँ से वो जल्दी गैस में कन्वर्ट करेगा? तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड या गैस स्टेट या सॉलिड स्टेट में होने के लिए। हो गया लिखा हुआ? तो ये था सॉलिड का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखो, सॉलिड का कई प्रकार होता है और अलग अलग बेस पर अलग अलग टाइप्स होते हैं सॉलिड के। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब हम जो बोले हैं आप उसका मतलब ही नहीं समझे कि हम क्या बोले, तो पहले आपको उसको रफली समझना पड़ेगा कि किस आधार पर हम कह रहे हैं कि सॉलिड दो प्रकार का होता है। वैसे जो दो प्रकार होता है उसमें एक प्रकार है क्रिस्टलाइड सॉलिड, और एक है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइड नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड होते क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि सॉलिड किस आधार पर ये दो प्रकार का होता है। देखिएगा अब इधर, आप मान लीजिए कि आप एक लोहा का टुकड़ा लेते हैं, और लोहा का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? आयरन का छोटा छोटा एटम। लोहा के टुकड़ा में ये एटम कुछ इस तरह से अरेंज्ड होता है, इस तरह से। ये सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको यदि आप समझ जाएंगे तो आप किस बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ये भी समझ जाएंगे। और जो दो चीज आ रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, उस दोनों को भी आप समझ जाएंगे कि दोनों क्या होता है, सब हम एक ही साथ समझा देंगे। ये कौन चीज है? एफी रॉड, आयरन का रॉड है, ठीक है। अब यहां पर आप ले लीजिए रबर। आइसोप्रीन इसका सबसे छोटा यूनिट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा आगे। मान लीजिए इसका जो छोटा छोटा पार्टिकल है
उसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से हुआ। अब इस अरेंजमेंट को आप देखिए, कहाँ पर एटम को रखना है जैसे तैसे हम रखे जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं, पहले आप बताइए कि इस दोनों में रेगुलर पैटर्न, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर पैटर्न या वेल अरेंज्ड अरेंजमेंट किस में है, एफिरॉड में या वो रबर में, एफिरॉड में। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वह रेगुलर थ्री डायमेंशनल फैशन में है। रेगुलर थ्री डायमेंशनल फैशन का मतलब होता है कि इस बॉल के बाद एक बॉल इसी रूप में आएगा, ये बात तय है क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न में जा रहा है। जबकि यहाँ पर इस बॉल के बाद अगला बॉल इसी रूप में आएगा यहाँ ऐसे या नहीं आएगा, ये बात का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसका अरेंजमेंट इरेगुलर पैटर्न में है, और यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसका जो पैटर्न है वह रेगुलर है। जैसे अभी मान लीजिए कि लड़का लोग एक साइड बैठे हुए हैं, लड़की लोग एक साइड बैठे हुए हैं, तो ये हुआ एक रेगुलर रेगुलर अरेंजमेंट। इसमें हम यदि इस लाइन में जाएंगे तो लड़का वाला प्रॉपर्टी मिलेगा, फिर इधर जाएंगे तो भी लड़का वाला प्रॉपर्टी मिलेगा, इधर जाएंगे तो लड़की वाला प्रॉपर्टी मिलेगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग बैठे होंगे। तो ये एक पैटर्न हुआ। अभी अब जैसे आपको हम कह दें क्या कि अब आप इरेगुलर पैटर्न में बैठ जाइए, तब आप लोग क्या कीजिएगा, सब बेंच उठा के बाहर फेंक दीजिएगा, जिसको जहां मन हो आप पलथनिया मार के बैठ जाएगा। वैसी स्थिति में पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ किसका प्रॉपर्टी मिलेगा, वो मिक्स टाइप की प्रॉपर्टी मिलेगी। एग्जैक्ट यही बात यहाँ भी है। यदि थ्री डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी सॉलिड में हुआ है तो उसी को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर वे में हुआ है तो उसी को हम लोग एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। और अब समझ में आया कि क्या आधार है। हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन और ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट of constituent particles, there are two types of solid. Number one, crystalline solid, and the other is amorphous solid. Clear है ये? इसको लिखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ सॉलिड, और नीचे लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये पीडीएफ एक्चुअल में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बना था, इसीलिए इसमें हिंदी भी लिखा हुआ है, आप हिंदी को इग्नोर कीजिए। और कहीं भी आप फंसते हैं या कहीं आपको लगता है कि आपको हमारी ज़रूरत है तो तुरंत बोलिए। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो हम समझा देंगे। तो एक नंबर हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऊपर वाला लिखा हुआ हो गया। इस चैप्टर को समझाने के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं। वो भी आपको नहीं दिखेगा, वो 2-3 दिन के बाद दिखेगा। बहुत अलग अलग तरह का जुगाड़ करना पड़ता है इस चैप्टर को समझाने के लिए, तब जाके बात पूरी तरह से समझ में आती है। अभी तो 2-3 दिन खाली सिंपल सिंपल चीज़ है, ये सब तो साधारण चीज़ है, ये सब तो कुछ है ही नहीं। 2-3 दिन के बाद जब स्टार्ट होगा तब दिमाग घुमाएगा आपका। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस अभी तक आपको दिख रहा है क्या? कुछ नहीं है, सिंपल बस एटम मॉलिक्यूल कहाँ कौन अरेंज है, इतने बात है शुरू में। हर जगह बात इतने है, लेकिन उलझा हुआ बात है। देखिए अब सबसे पहला जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है, सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर थ्री डायमेंशनल पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और वहां पर ये जो रेगुलर वर्ड है वही क्या हो जाएगा, इरेगुलर एमॉर्फस में। देखिए तो इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा। NaCl शुगर क्रिस्टल का मतलब चीनी है। CaCl सीजियम क्लोराइड, ये सब जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
NaCl भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, CaCl भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जितना भी मेटल है वह सारा का सारा मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो सॉलिड स्टेट में रहता है। अब यदि आप Hg की बात करेंगे तो वो तो सॉलिड होता ही नहीं है, तो लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन उसका भी रेगुलर अरेंजमेंट यदि हो और उस सॉलिड स्टेट में किसी भी तरह से वो बदल जाए तो वह भी क्रिस्टलाइन ही होगा। राइटिंग स्किल पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे इस चैप्टर से, और उसमें सुधार बस इतना करना है, जितना भी आप हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के बाद जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो एक लाइन छोड़ के लिखिए। डेफिनेशन लिखने के लिए जब स्टार्ट करते हैं तो पहला लाइन थोड़ा सा छोड़ के तब लिखिए, उसके बाद जो आप एक चौथाई छोड़ते हैं, 1/4, वहाँ से लिखना शुरू। कोशिश कीजिए कि लिखावट के दोनों तरफ का लाइनिंग सेम हो। ये नहीं कि एक लाइन यहाँ ख़त्म कर दिए, एक लाइन थोड़ा पीछे ख़त्म कर दिए, वो सब एक रेगुलर पैटर्न में चलेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। राइटिंग स्किल को और बढ़िया करना है तो बुक, कोई भी बुक लिखा हुआ जिसमें रहता है, आप उसको देखिए कि कैसे वो लिखा है, उसका एक एक चीज़ गौर कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अगला लिखेंगे एमॉर्फस सॉलिड। देखो एग्जाम्पल जो है ना वो हिंदी वाला डेफिनेशन के बाद लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा आप। डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल इस तरह से मिलेगा ग्रीन बैकग्राउंड में, तो उसको लिखना है। अब इसमें देखो सिंपली ये लिख दिया है कि सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर थ्री डायमेंशनल पैटर्न इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए इस पैटर्न के आधार पर सॉलिड की प्रॉपर्टीज बदल जाती है, और कैसे क्या प्रॉपर्टीज बदलती है वो पहले देख लेंगे, और कैसे बदलती है वो तो खैर पूरा चैप्टर आगे पढ़िएगा तो समझ। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च, ETC। अच्छा एक चीज़ और याद कीजिए, सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक में हमने VVI लगाया है, लगाया है ना। इस चैप्टर में भी VVI लगाएंगे और हर एक चैप्टर में VVI लगाएंगे। ये VVI क्या है उसको सुनिए आप। एक्चुअल में VVI वो सब चीज़ है जो आपको एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब एग्जाम का टाइम आएगा उस समय आप कहेगा ना कि सर गेस कर दीजिए, गेस उस कुछ हो नहीं होता है केमिस्ट्री में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा होते हैं कि गेस उस करना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश आप ये कीजिए, हालांकि बिहार बोर्ड में गेस करने का क्या मतलब, एक लिमिट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद में हम उस पर भी काम करेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन आप जब भी चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो ये जो VVI चीज़ लिखा रहे हैं इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, और एग्जाम के टाइम में भी उसी क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। बाद बाकी समझने की चीज़ है, इन चीज़ों को समझना भी है और रटना भी है। तो अभी रट के क्या कीजिएगा, अभी रटिएगा तो पता चलेगा 10 दिन के बाद भूल गए। एग्जाम के टाइम में डेफिनेशन वाला बात रटिएगा, बाद बाकी समझा हुआ चीज़ एक एक होना चाहिए। VVI लगा दीजिए तो आप इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ सॉलिड में ऊपर जो हेडिंग आप डाले थे, अभी जो हेडिंग डाले थे ना टाइप्स ऑफ सॉलिड, उसमें VVI लगाइए और सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये क्वेश्चन यदि इतना ही पूछा तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल आपको बोलेगा, तो ये क्वेश्चन मात्र 2 नंबर का हुआ। फिर आगे इसी में क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम, दोनों में क्या अंतर है। यदि सिर्फ ये पूछ दिया कि व्हाट इज मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड,
तो यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन बना। और कभी कभी हमने देखा है कि दोनों को कंबाइंड करके पूछ देता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड एंड व्हाट इज मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये जब ऐसा कर देगा तो ये लॉन्ग टाइप में चला जाता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो किसी ना किसी रूप में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो टॉपिक अभी जो चल रहा है वो VBI ही है, मतलब हमारा अगला टॉपिक है एक्चुअल में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो हम उसको समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। पहले आप हेडिंग डाल दीजिए और हेडिंग डालने के बाद आप प्रैक्टिकली फील कीजिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में कैसे अंतर है। आप पहले इसको प्रैक्टिकली फील कीजिए, और ये चीज़ आप फील कर सकते हैं क्योंकि आपने इस चीज़ को देखा है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, हेडिंग डाल के रोक दीजिए। चेंज करो इसे, चेंज करें। यहाँ देखो, तो ना तुम ध्यान से इसको समझना बढ़िया से। एफी रॉड, ये जो है ना, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। इसको जब आप गर्म करोगे, ध्यान से सुनना, इसको जब आप गर्म कीजिएगा तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। और एमॉर्फस सॉलिड है, इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। आप जैसे रबर लीजिए, रबर में यदि आप कहीं से हीट दे रहे हैं, जहां पर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जैसे इतना दूर हीट को एब्जॉर्ब किया, पता चलेगा इतना दूर गल के गिर गया। प्लास्टिक ही एमॉर्फस सॉलिड है, जितना दूर वो गर्म करोगे उतना दूर गल के गिर जाएगा। मकर संक्रांति में कढ़ाई में लोग वो शक्कर डालते हैं ना, रवा वाला, उसको आप डालिए और डाल के गर्म कीजिए, तो आप देखिएगा कि कढ़ाई के सतह के संपर्क में जो शक्कर का ढेला है, वो देखिएगा कि टाइम के साथ गल रहा है, लेकिन ऊपर वाला शक्कर जैसा था वैसा ही बना हुआ है। ये सब प्रॉपर्टी किसका है, एमॉर्फस सॉलिड का। लेकिन जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये सुनिए। यदि आयरन का रॉड 1538 डिग्री सी पर मेल्ट करता है, तो आप यकीन मानिए कि 1500 डिग्री सी भी जब आप इसका टेम्परेचर लेके जाएंगे तो ये सॉलिड स्टेट में बना हुआ रहेगा, और इसका एक कोना भी झरने वाला नहीं है, गलने वाला नहीं है। ये गलेगा तो 3538 पर, मतलब ये सॉलिड रहेगा तो पूरा का पूरा सॉलिड रहेगा, और लिक्विड बनेगा तो पूरा का पूरा लिक्विड बनेगा। इसका मतलब है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि एक पॉइंट पर जाके ही वो ऐसा करेगा। जैसे 0 डिग्री सी से कम यदि आप टेम्परेचर कर दीजिए तो पानी जो है वो किस में बदल जाएगा, बर्फ में। और यदि आप 0 डिग्री सी से ज़्यादा कर दीजिए तो किस में बदल जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड में। तो ये एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम ये प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि इसमें और इसमें कहीं ना कहीं अंतर है। इसमें यदि आप, इसमें देखिए, इसमें टेम्परेचर की यदि बात करें तो इसको यहाँ पर गर्म करोगे तो ये इधर भी गर्म होने लगेगा, लेकिन इसको यहाँ पर गर्म करोगे तो पता चलेगा जितना दूर गर्म हुआ उतना दूर गल के गिर गया, उस सामने उस पर दूसरे छोर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सही सच में इस दोनों टाइप के सॉलिड का कुछ ना कुछ डिफरेंट नेचर है। अब जैसे देखिए NaCl, आप इसको गर्म कीजिए, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। ये लगभग 900 डिग्री सी पर जाके मेल्ट करता है। अब घर में मेल्ट करने का प्रयास मत करना, कहीं गलती से कढ़ाई में NaCl को चढ़ा के मेल्ट करना शुरू कर दिया तो पता चलेगा कढ़ाई पहले गलेगा और NaCl बाद में, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 900 डिग्री सी होता है। 900 डिग्री सेल्सियस पर जाके NaCl लिक्विड में कन्वर्ट करता है। और ये टीन का या एल्युमिनियम का कहीं कढ़ाई या मिक्स कोई मेटल का कढ़ाई हुआ तो पता चलेगा 400 से 500 डिग्री सी पर वो गल के गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका भी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कढ़ाई जो मेटेलिक सब्सटेंस होता है उसका भी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो रबर टाइप का चीज, प्लास्टिक टाइप का चीज, प्लस शीशा टाइप का चीज, इस सब टाइप का चीज एमॉर्फस सॉलिड है। और ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ढंग से अरेंज किया हुआ नहीं रहता है, इरेगुलर फैशन में रहता है। और इस टाइप का जो NaCl है, कोई भी मेटल है, चीनी है, इस सब ये सारा का सारा क्रिस्टलाइन होता है, क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। अभी आप हेडिंग डाले हुए हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, नीचे एरो दीजिए, लिखिए देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन दैम।
देख लीजिए, देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। बीचों बीच लाइन डालिए, ज़्यादा नहीं, 10 लाइन को कवर करना है बीचों बीच। पहले लेफ्ट साइड लिखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और राइट साइड लिखना है एमॉर्फस सॉलिड। पहले लिखना है देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। के बाद बीचों बीच लाइन डालना है 10 लाइन को कवर करते हुए, और 7 गो अंतर है, सबको हम एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके समझेंगे। में कुछ डिफरेंस आप पहले समझ गए हैं, कुछ डिफरेंस आपको आगे समझाया जाएगा। इसमें दो डिफरेंस जो अभी आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ये दोनों डिफरेंस आपको अभी लिखना है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस आप समझ चुके हैं। बताइए पहला डिफरेंस क्या है? इट हैज डिफरेंट रेगुलर शेप। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इट डज नॉट हैव। इसमें यही इसी आधार पर इसको हम क्लासीफाई भी किए थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट इज डल। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और डल डल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब अभी तुरंत ना समझाए कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि एक पॉइंट पर या तो पूरा का पूरा सॉलिड रहेगा या पूरा का पूरा लिक्विड रहेगा। और डल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जितना गर्म करते जा रहे हैं उतना गल गल के गिरते जा रहा है, बाद बाकी सॉलिड स्टेट में बना हुआ है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे वैसे वैसे वो गलेगा। इस टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है अमॉर्फस सॉलिड। तो ये आज दो अंतर ही रहने दीजिए, काहे कि टाइम ओवर हो रहा है। आगे की बात नेक्स्ट क्लास में हो। आज एक जनरल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, कल से फिर रेगुलर वे। एक और बात, जो लोग नए हैं या जिनका क्लास छूटा है, सबसे पहले आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आपका क्लास छूटा है या आप नए हैं इसलिए आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। आज बैठे हुए सभी लोग नए ही हैं, सबको समझ में आना चाहिए ये सब बात। फिर भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पर्सनली मिलिए, बात कीजिए। दूसरी बात, जो भी लोग लेट से आए हैं या इरेगुलर रहे हैं, जितना भी लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का, हो सकता है कि हम उसको पब्लिक कर दें वहाँ यूट्यूब पे। क्या है कि एक एक मास में, एक बहुत बड़े मास में यदि आप लोग आ जाएंगे तो पब्लिक कर देंगे, नहीं तो ऐप के सहारे कर देंगे। या फिर पब्लिक यदि नहीं भी करें, एक काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पर्सनली हम आपको लिंक भेज देंगे, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये टफ काम है थोड़ा, अब हर एक वीडियो का हम लिंक निकालेंगे फिर आपको भेजेंगे। अच्छा, वैसी स्थिति में वीडियो के इधर उधर होने की संभावना भी रहती है, हम आपको भेजेंगे, आप किसी और को भेजेंगे। आप लोग का तो रहता है ना कि 2-3 को आदमी को भेजना है, तो वैसा करेंगे नहीं होगा तो ऐप से ही कुछ दिन के लिए लिंक कर देंगे, कुछ दिन के लिए आईडी एक्टिवेट कर देंगे ऑटोमेटिक मोड में, फिर एक आध महीना के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जितना पढ़ाई छूटा है उस सब का एक एक लेक्चर हम आपको अवेलेबल कर देंगे। ए इसी फेरा में पिछला दिन धोए हैं 8 से 9 बजे वाला। जब तक जाने के लिए बोला ना जाए छटपटाया मत करो। तो जिनका भी क्लास छूटा हुआ है वो मिल लीजिएगा। तो जितना भी क्लास छूटा, अब तक जितना क्लास छूटा हुआ है, आप यकीन मानिए आपका एक को क्लास नहीं छूटेगा। लेकिन यहाँ के बाद अब आप छोड़िएगा तो अब आप खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए, फिर हम आपका कुछ नहीं कर सकते। और नहीं तो 300 रुपये एक्स्ट्रा जमा करके ऐप पर आईडी एक्टिवेट करवा लीजिए। उसके बाद आप 2 महीना घर में रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा। आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।